हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ गया हूँ एक नए वीडियो के साथ, जहाँ पर मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ एक नई जगह जो पिछले 2-3 सालों में हम इंडियंस के बीच बहुत पॉपुलर हुआ है। मैंने अपने इस जर्नी की शुरुआत की है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, जहाँ से मैं फ्लाइट ले रहा हूँ वियतनाम के पॉलिटिकल कैपिटल हानोई के लिए। अगर आप भी वियतनाम जाने का प्लान कर रहे हो या फिर आप अपने लिए किसी भी डेस्टिनेशन के लिए इकोनॉमिकल फ्लाइट्स की टिकट ढूंढ रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो में मैंने बताया है कि आप वियतनाम का वीज़ा खुद से कैसे इशू करा सकते हो और एडिशनल चार्जेस देने से कैसे बच सकते हो। एंड दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आई थिंक हम सब जानना चाहते हैं कि हम इकोनॉमिकल फ्लाइट टिकट कैसे बुक कर सकते हैं। खैर, ये मच नीडेड इन्फॉर्मेशन शेयर करने के बाद मैंने इस वीडियो में अपने आगे की जर्नी को दिखाया है। मेरे इस वियतनाम के ट्रेवल ब्लॉग में बहुत मजा आने वाला है। अगर आप वियतनाम का ट्रिप प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए जरूर हेल्पफुल होगा। उम्मीद करता हूँ सारे अच्छे हो गए। मैं हूँ फिलहाल इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे और मैं जा रहा हूँ एक बहुत ही खूबसूरत कंट्री। मैं जा रहा हूँ साउथ ईस्ट एशिया की एक कंट्री जो कि साउथ चाइना सी से घिरी हुई है एक तरफ से, और दूसरी तरफ से चाइना, कंबोडिया, लाओस से घिरी हुई है। ये कंट्री बहुत ही खूबसूरत है। अब तक तो आप लोगों ने शायद गैस कर ही लिया होगा और थंबनेल तो देखा ही होगा। इस कंट्री का नाम है वियतनाम। फ़िलहाल मैंने इमिग्रेशन वगैरह करा लिया, अपने गेट के पास हूँ। एंड सरप्राइजिंगली इंदिरा गांधी टर्मिनल 3 पर, इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 3 पर भीड़ मुझे उतनी नहीं दिख रही है, काफ़ी खाली है। आप ये देखो, इक्का दुक्का इंसान दूर दराज में कहीं बैठा हुआ दिख रहा है। हिंदुस्तान में ये पहली बार मैं देख रहा हूँ ऐसा कुछ होता हुआ। रही बात वियतनाम, तो काफ़ी कुछ दिखाऊंगा आपको वियतनाम के बारे में, वहाँ के कल्चर, वहाँ के टूरिस्ट अट्रैक्शन, वहाँ के डूज एंड डोंट सब बताने वाला हूँ अपनी वीडियो में। लगभग 2 हफ्ते के लिए जा रहा हूँ वहाँ पर, तो बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए वहाँ पर। मज़ा आ रहा है, अंदर से एक्साइटमेंट अभी भी, मतलब क्या बताऊँ, मैं बयान नहीं कर सकता, इतना एक्साइटेड हो रहा हूँ उस चीज़ के लिए। एंड उससे पहले, वियतनाम जाने से पहले, मैं आपको वियतनाम जाए कैसे, ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी शेयर करूँगा। वियतनाम जाने के लिए आपको वीज़ा कैसे मिलेगा, वीज़ा में कोई गड़बड़ी ना हो, वीज़ा ज़रूरत पड़ती है भी या नहीं, ये सारी चीज़ें बताऊंगा। एंड दूसरी चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहाँ पर मैक्सिमम लोग गड़बड़ करते हैं, कि फ़्लाइट कैसे बुक करें वियतनाम के लिए, या इवन इफ़ कहीं और भी जा रहे हैं, किसी और कंट्री में जा रहे हैं, तो फ़्लाइट कैसे बुक करें, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि चीप फ़्लाइट कैसे लें। हैं कुछ वे तरीके, मुझे भी पहले नहीं पता था, बट धीमे धीमे ट्रैवल करते हुए, दूसरे ट्रैवल ब्लॉगर्स को देखते हुए मैंने ये सारी चीज़ें सीखी हैं। पैसे बचा सकते हैं, सस्ती फ़्लाइट मिलती है, ये मिथ नहीं, वाकई में मिलती है। तो चलिए बस अब वीडियो में बने रहिए, मैं जाता हूँ, कुछ खा पी लेता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। फ्लाइट आने में थोड़ा वक्त था, तो मैंने सोचा क्यों ना इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कोई इंडियन कुजीन ट्राई कर लूँ। क्या पता कैसा रहने वाला है फूड का एक्सपीरियंस वियतनाम में। खैर, इससे पहले मेरी बोर्डिंग स्टार्ट हो जाए, मैं आपसे वीज़ा रिलेटेड जरूरी इन्फॉर्मेशन शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले तो जो सवाल किसी भी टूरिस्ट के दिमाग में आएगा कि क्या इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स को वीज़ा की ज़रूरत पड़ती भी है, तो इसका जवाब है हाँ। हर एक इंडियन टूरिस्ट को, हर एक इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स को वीज़ा इशू करवाना होता है। तो मेक श्योर आप अगर वियतनाम जाने का प्लान कर रहे हो तो कम से कम 1 वीक पहले आपके पास वियतनामीज वीज़ा हो। अब आगे मैं आपको बताता हूँ कि वियतनामीज वीज़ा आप कैसे इशू करा सकते हैं। आपको सबसे पहले काम तो करना है, आपको गूगल पे जाना और वहाँ पर टाइप करना है वियतनाम वीज़ा। जैसे आप वियतनाम वीज़ा टाइप करके इंटर करोगे तो आपको ढेर सारी साइट्स दिख जाएंगी, जहाँ पर हर कोई बोल रहा होगा कि आपको वियतनाम वीज़ा इशू करा देंगे। बट इसमें मेजॉरिटी ऑफ साइट्स जो होती हैं वो एक किसी ट्रैवल एजेंट्स की होती हैं। एंड जो ट्रैवल एजेंट जितना चार्ज करेगा आपको, और अगर आपने डायरेक्ट वियतनाम इमिग्रेशन के ऑफिशियल साइट पर जाकर अगर आपने अपना वीज़ा इशू कराया, तो दोनों में चार्जेस के बहुत डिफरेंस होते हैं। जो ट्रैवल एजेंट होते हैं वो कहीं ज़्यादा चार्ज करते हैं, और जो वहाँ की ऑफिशियल इमिग्रेशन साइट है वो चार्ज काफ़ी कम करती है। तो आपको मेक श्योर करना है कि आपको वहाँ की जो इमिग्रेशन, वहाँ की साइट पे ही जाके अपना वीज़ा इशू करवाना है। तो आपको जो ये लिंक सबसे पहला दिख रहा है वो है वहाँ की इमिग्रेशन की साइट, आपको उस पर क्लिक करना है। मैंने क्या किया है कि मैंने सारे पेजेस ऑलरेडी खोल रखे हुए हैं ताकि आपको चीज़ें एक्सप्लेन करने में देरी ना हो, वीडियो की लेंथ लंबी ना हो। तो मैंने सारे पेजेस ऑलरेडी खोल रखे हैं। जब आप इस पेज पर क्लिक करोगे तो आप लैंड करोगे इस इंटरफेस पर, जो है वियतनामीज इमिग्रेशन का पोर्टल, जहां से आपको वीज़ा इशू होगा। खैर, ये पोर्टल पे आप देख सकते हो, यहाँ लिखा हुआ है नेशनल वेब पोर्टल ऑन इमिग्रेशन। यहाँ पर 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं। पहला है फॉर फॉरेनर्स, दूसरा है फॉर वियतनामीज एजेंसीज / ऑर्गेनाइजेशंस,
एंड तीसरा है फॉर इंटरनेशनल एयरलाइंस। इन तीनों ऑप्शंस में से आपको क्लिक करना है फॉर फॉरेनर्स, एंड देन जिस पेज पे आप जाओगे वो पेज कुछ ऐसा दिखेगा जहाँ पर आपको स्टेप्स एंड इंस्ट्रक्शंस बताए गए हैं कि आपको वियतनामीज़ वीज़ा ई वीज़ा अगर आपको चाहिए तो आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा, और उस फॉर्म को फिल करने के लिए आपके स्टेप्स एंड इंस्ट्रक्शंस क्या रहने वाले हैं। तो आपको मेक श्योर करना कि सारे स्टेप्स एंड इंस्ट्रक्शंस आप प्रॉपरली पढ़ लो। इसमें मुझे तो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऐसा खास लगा नहीं, बट जो थोड़ी चीज़ इंटरेस्टिंग लगी मुझे वो ये वाली चीज़ लगी कि अगर आपको सिंगल एंट्री वीज़ा चाहिए, मल्टीपल एंट्री। आप टूरिस्ट हो तो आपको आमतौर पर सिंगल एंट्री वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है। आपको ज़रूरत नहीं है कि आप अगर एक बार वियतनाम घूम चुके हो तो उसके बाद कुछ दिन दोबारा आपको घूमना है वियतनाम जाकर, तो आप सिंगल एंट्री वीज़ा लोगे। बट अगर आपको बार बार जाना है तो आप मल्टीपल एंट्री वीज़ा के लिए जाओगे। ये वीज़ा एक बार इशू हो जाएगा मल्टीपल एंट्री वाला, एंड देन आप विद इन सर्टेन ड्यूरेशन आप कई बार वियतनाम एंट्री और एग्जिट कर सकते हो। बट सिंस मैं एक बार गया था तो मैंने सिंगल एंट्री वीज़ा ही लिया था, जिसका चार्ज है $25 एंड मल्टीपल एंट्री इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा का चार्ज है $50। तो ये थोड़ा महंगा है यहाँ पर। इस पेज पर मुझे लगा ये इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहिए, तो मैंने वो चीज़ आपको बता दी। एंड देन आपको टिक करना है इस ऑप्शन पर जहाँ पर लिखा हुआ कि आपने सारी डिटेल, सारी इन्फॉर्मेशन जो इस पेज पे दिए हुए हैं, स्टेप्स एंड इंस्ट्रक्शंस, वो आपने केयरफुली पढ़ लिया है। देन आपको क्लिक करना है इस पे। टिक करने के बाद नेक्स्ट पर। जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आप लैंड करोगे ई वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म वाली पेज पर, जहाँ पर आपको सारे डिटेल्स, अपने पासपोर्ट साइज फोटो, अपना पासपोर्ट का फ्रंट पेज, ये सारी चीज़ें अपलोड करनी है, सारे डिटेल्स फिल करने हैं। ये फॉर्म वैसे तो ज़्यादा लंबा नहीं है, बट यहाँ फील्ड्स काफ़ी हैं। बट आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि आपको सारे फील्ड्स फिल नहीं करने हैं। जहाँ पर ये रेड एस्ट्रिक्ट मार्क दे रखा है वो वही वाले फील्ड आपको फिल करना है, अदरवाइज आप अपना काफ़ी समय बर्बाद करोगे सारे फील्ड्स को फिल करने में। यहाँ पर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं सारी फील्ड्स, ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। बट जो मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए यहाँ पर कि यहाँ पर आप जो भी डिटेल्स फिल करो एंड वो डिटेल आपके मैच होनी चाहिए, आपके पासपोर्ट पर जो डिटेल है उससे मैच करनी चाहिए। अगर आपका पासपोर्ट पे जो डिटेल है आपके बारे में एंड अगर आपने जो फिल किया यहाँ पर, देयर आर हाई चांसेस कि आपका वीज़ा अमेंडमेंट के लिए रिक्वेस्ट है वहाँ की इमिग्रेशन के थ्रू, या फिर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाए, आपको वीज़ा इशू ना हो। तो मेक श्योर कि आप ये जो भी यहाँ पर फिल करो डिटेल्स वो पासपोर्ट से बिल्कुल मैच हो, कुछ भी डिफरेंसेस ना हो उससे। एंड दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे जो मैंने खुद ही एक्सपीरियंस किया था जब मैंने वीज़ा के लिए अप्लाई किया था, तो कि मैंने जो यहाँ पर अपना रेसिडेंशियल एड्रेस, टेम्प्रेरी रेसिडेंशियल एड्रेस फिल करा था, तो वो मैंने होटल का नाम सिर्फ डाल दिया था। एंड ये गड़बड़ी मुझसे हुई थी। तो वहाँ की इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से मुझे एक ईमेल रिसीव हुआ था कि आप अपने फॉर्म को अमेंड करिए, आपका डिटेल प्रॉपर नहीं है। मुझे उन्होंने बोला था कि प्लीज़ फिल डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन ऑन रेसिडेंशियल एड्रेस इन वियतनाम, कि आप जहाँ पर रुकने वाले हो वहाँ का डिटेल आप फुल फिल करो, होटल के नाम भरने से काम नहीं चलेगा। तो मैंने वो अमेंडमेंट किया था अपने फॉर्म में जब मुझे ये रिक्वेस्ट आई थी। एंड इस एरर की वजह से मेरा वीज़ा जो जनरली 6 से 7 दिन में सबको इशू हो जाता है टूरिस्ट वीज़ा, वो मुझे 10 से 15 दिन लग गए थे वीज़ा इशू होने में। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको ये बता दूं कि ये एरर करने के बाद अगर आपने कुछ अमेंडमेंट का रिक्वेस्ट आई, ये सारी चीज़ आई, तो उसके लिए आपको दोबारा कोई चार्ज नहीं पे करना। आपको सिर्फ वन टाइम $25 ही पे करना है, अलग से कोई एडिशनल चार्जेस नहीं है इस चीज़ के लिए। तो अब ध्यान दो, आपका जो इन्फॉर्मेशन अबाउट द ट्रिप वाला जो सेक्शन है उसको भी आप अच्छे से फिल करो, उसमें कुछ गड़बड़ी ना करो, अदरवाइज आपका वीज़ा डिले हो सकता है या फिर रिजेक्ट हो सकता है। खैर, यहाँ पर लास्ट में आप कैप्चा डाल करके अपना रिव्यू एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करो। जैसे आप रिव्यू एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करोगे तो आपको एक ईमेल रिसीव होगा जहाँ पर आपको एक रजिस्ट्रेशन कोड मिलेगा, ईमेल आईडी मिलेगी और सारे यूजफुल इंपॉर्टेंट लिंक्स मिलेंगे जो कि आपके वीज़ा प्रोसेस में आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल होंगे। तो ये ईमेल इंपॉर्टेंट है, इस ईमेल का सिग्निफिकेंस मैं आपको आगे बताऊंगा। और फिर आपने जैसे रिव्यू एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करा, आप लैंड करोगे अगेन आपकी फिल की हुई डिटेल्स वाले पेज पर, जहाँ पर आपने जो भी अपने बारे में डिटेल फिल कर रखा है वो सारे इन्फॉर्मेशन आपको दोबारा दिखेंगे और एंड में दिखेगा आपको ऑप्शन पेमेंट का। बट मेक श्योर आप पेमेंट पे क्लिक करने से पहले आपने ये सारे अपनी डिटेल्स को दोबारा से चेक कर लिया, उसमें कुछ गड़बड़ी नहीं है। अगर गड़बड़ी होगी तो अगेन आपका वीज़ा अमेंड होने के लिए रिक्वेस्ट आ सकता है या फिर रिजेक्शन के चांसेस होते हैं। तो ये सारी डिटेल्स मेक श्योर आप ध्यान से पढ़ लो एंड देन आप क्लिक करोगे पेमेंट पर। पेमेंट पे क्लिक करने के बाद
जो पेज खुलकर के आएगा वो ये वाली पेज आएगी, जहां पर आपको आपके पेमेंट डिटेल्स होंगे। पेमेंट डिटेल्स में बेसिकली आपका पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ बर्थ और आप कितने दिन के लिए वियतनाम में आ रहे हो, कब एंट्री करो, कब एग्जिट करो, ये सारी चीजें होंगी। एंड आपका कितना वियतनामीज डोंग में चार्ज लग रहा है, जैसे कि मुझे लगा था 6,31,225 वियतनामीज डोंग, वो डिटेल नीचे यहाँ पर आपको दिख सकता है, जो कि अप्रोक्सीमेटली $US में $25 है। ये सारी डिटेल्स है इस पेज पर। एंड देन आपको क्लिक करना है पे ए वीजा फी। जैसे आप पे ई वीजा फी पे क्लिक करोगे, आपको ये पेमेंट के लिए दो ऑप्शंस मिलेंगे, पे बाय एटीएम कार्ड एंड पे बाय वीजा मास्टर कार्ड, जैसे भी एमएक्स। पे बाय एटीएम कार्ड में सारे बैंक्स वैसे थे, जिसका मेरे पास एटीएम कार्ड नहीं था। इसमें तो मुझे मेजरली वियतनामीज बैंक ही दिख रहे हैं, तो मैंने ये ऑप्शन के थ्रू पेमेंट नहीं किया था। मैंने ऑप्शन यूज किया था पे बाय वीजा का ऑप्शन, जिसपे मैंने क्लिक करने के बाद मैं लैंड किया था इस पेज पर, जहाँ पर आपको अपने कार्ड्स के डिटेल वगैरह फिल करने हैं। देन आपको क्लिक करना है कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद आपको ईमेल रिसीव होगा, जहां पर क्लियर कट मेंशन होगा कि यू हैव पेड द ई वीजा फी सक्सेसफुली विद द फॉलोइंग डिटेल्स। ये सारे आपके डिटेल्स हैं और आपने 6,35,000 वियतनामीज डोंग पे किया हुआ है। ये सारा इंफॉर्मेशन आपको एक ईमेल के थ्रू रिसीव हो जाएगा। ये ईमेल रिसीव होने के बाद से लगभग 6 से 7 दिन लगते हैं, अगर आपने अपने फॉर्म में कुछ एरर नहीं किया है आपको वीज़ा इशू होने में। और अगर आपको अपने वीज़ा का स्टेटस चेक करना है, जो कि 6 से 7 वर्किंग डेज के बाद ही आते हैं, 6 to 7 वर्किंग डेज इट टेक्स, तो आपको अगर अपने वीज़ा का स्टेटस चेक करना है तो आपको, जैसे मैंने आपको दिखाया था कि आपको एक रजिस्ट्रेशन कोड एंड ईमेल आईडी रिसीव होगा एंड साथ ही साथ आपको लिंक मिलेगा। तो इस लिंक में आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, सर्च एंड चेक ई वीज़ा रिजल्ट्स। तो आपको इस लिंक पर क्लिक करना है। ये लिंक पर क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन कुछ ऐसा दिखेगा, ये पेज। एंड इस पेज पर आपको वही रजिस्ट्रेशन कोड डालना है जो आपको ईमेल पे रिसीव हुआ। तो ये आपका ये रजिस्ट्रेशन कोड हो गया एंड आपकी ये ईमेल आईडी हो गई। तो ये सारे डिटेल्स आपको ये जगह पर फिल करना है, अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है, ये कैप्चा डालना है, देन आपको इंटर करना है। जैसे ही आप सर्च पे क्लिक करोगे तो आपको अपने वीज़ा का स्टेटस यहाँ पर दिख जाएगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि लगभग 1 हफ्ते के बाद मेरा वीज़ा मुझे इशू हो गया था। मेरा वीज़ा नंबर ये था एंड मुझे ऑप्शन मिल रहा है कि मैं अपना ई वीज़ा प्रिंट कर लूँ। इस वीज़ा पे प्रिंट करने के बाद मेरा वीज़ा कुछ ऐसा दिखता है। अगर ऑनलाइन आप जब भी ई वीज़ा के लिए अप्लाई करोगे और ये वीज़ा आप ले करके जा सकते हो और वियतनाम एंटर कर सकते हो। ये था वीज़ा रिलेटेड डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। आई होप अभी तक मैंने जो कुछ भी बताया है इस वीडियो में वीज़ा रिलेटेड वो आपके काम आएगा। फिलहाल वियतनाम जाने वाली मेरी फ्लाइट वियतनाम एयरलाइंस की नॉन स्टॉप फ्लाइट है, जो हम इंडियंस के लिए बहुत ही कन्वीनियंट है। फाइनली बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है। आधे घंटे फ्लाइट लेट हुई बट फाइनली मेरी बोर्डिंग स्टार्ट हो गई। अब जा रहा हूँ फ्लाइट में बैठने। 4-4.5 घंटे की फ्लाइट है, मैं पहुँच जाऊँगा वियतनाम। वियतनाम एयरलाइंस की फ्लाइट दिल्ली से हनोई 4.5 घंटे की है। ये फ्लाइट का टिकट मुझे काफी रिजनेबल रेट पर मिल गया। जब तक मेरी फ्लाइट हनोई लैंड करेगी तब तक मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप कहीं भी ट्रेवल करो तो बेस्ट पॉसिबल चीपेस्ट फ्लाइट आप कैसे बुक कर सकते हो। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि अगर आपको बेस्ट पॉसिबल चीप फ्लाइट चाहिए एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको डायरेक्ट किसी ट्रेवल एजेंसी की साइट पर या फिर डायरेक्ट एयरलाइंस की साइट पर जाके टिकट्स नहीं बुक करने हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि वहां पर आपको ऑप्शंस, नंबर ऑफ ऑप्शंस सिर्फ या तो उस ट्रेवल एजेंसी की साइट पर जो एयरलाइंस की प्राइस है वो दिखती है, या फिर जब आप एयरलाइंस की साइट पर जाते हो तो उस एयरलाइंस की प्राइस दिखती है। तो आप कहीं ना कहीं कंपैरिजन नहीं कर पाते हो। डिफरेंट साइट, जो मल्टीपल साइट्स हैं जहां पर अलग अलग प्राइजेस कई बार होते हैं, तो आप उनका कंपैरिजन नहीं कर पाते हो। तो सबसे पहले तो आपको इन ट्रैवल एजेंसीज या फिर डायरेक्ट एयरलाइंस की साइट पर टिकट बुक नहीं करना है। आपको करना क्या है, आपको एग्रीगेटर्स की साइट पर जाना है। देयर आर मल्टीपल एग्रीगेटर्स, बट मैं जिन एग्रीगेटर्स साइट को यूज करता हूँ वो है गूगल फ्लाइट्स, स्काई स्कैनर एंड कायाक। ये 3 एग्रीगेटर साइट्स हैं जहां पर आपका काम मोटा मोटा पूरा हो जाता है। मतलब आपको बेस्ट डील मिल जाती है आप अगर इन 3 साइट्स का यूज करके अपने फ्लाइट्स के टिकट्स को बुक करते हो तो। और इन तीनों में अगर मेरी फेवरेट की बात करूं तो मेरा फेवरेट है गूगल फ्लाइट्स। हाँ, मैं गूगल फ्लाइट्स पे जाके मेजरली टिकट्स अपनी बुक करता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर अब तक सबसे ज्यादा सस्ती टिकट का ऑप्शन यहीं पर मिला है। तो मैं आपको भी यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको भी कभी बुक करना है टिकट तो आप यू कैन यूज ऑल दीज 3 एग्रीगेटर साइट्स, बट अमंग
दीज 3 एग्रीगेटर्स, मेरा फेवरेट जो है वो है गूगल फ्लाइट्स। तो मैं अगर आपको अभी टिकट कैसे बुक करें सस्ती वो बताना होगा तो मैं ये गूगल फ्लाइट्स ही यूज करके बताऊंगा कि मैंने अपना वियतनाम का ट्रिप का जो टिकट जो मुझे सस्ता मिला था वो कैसे मिला था। तो सेम मेथड आपको भी यूज करना है। आइए अब मैं बात करता हूँ वन ऑफ दी एग्रीगेटेड साइट गूगल फ्लाइट्स के बारे में कि वहां पर आपको जाकर के क्या ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं, क्या नहीं सेलेक्ट करने हैं। बेसिकली डूज एंड डोंट्स बताने वाला हूँ कि वहां पर आप क्या कर सकते हो टू गेट दी बेस्ट पॉसिबल चीपेस्ट फ्लाइट जब भी ट्रेवल करना चाहते हो। तो यहाँ पर आप जैसा देख सकते हो कि गूगल फ्लाइट्स का इंटरफेस कुछ ऐसा दिख रहा है। पहला ऑप्शन है राउंड ट्रिप इकोनॉमी, सिंगल पर्सन जा रहा है या मल्टीपल पर्सन जा रहा है। तो यहाँ पर आप जैसा देख रहे हो कि यहाँ पर 3 ऑप्शन हैं कि आपको राउंड ट्रिप करना है या वन वे का टिकट चाहिए या फिर मल्टी सिटी चाहिए। तो राउंड ट्रिप जैसे जानते हो कि फॉर एग्जांपल मैं अगर न्यू दिल्ली से मुंबई जा रहा हूँ एंड वापस मुझे मुंबई से न्यू दिल्ली आना तो उसको राउंड ट्रिप बोलते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि राउंड ट्रिप पे टिकट आपको नहीं बुक करना चाहिए, क्योंकि मैंने आज तक जितनी बार भी टिकट बुक करा है जब भी मुझे ट्रैवल करना हुआ है और जितनी बार भी टिकट मैंने बुक करा है तो राउंड ट्रिप पर मुझे टिकट हमेशा महंगा ही मिला है। इसलिए मैं हमेशा वन वे करता हूँ टिकट बुक, क्योंकि एक तो मुझे सस्ती टिकट मिल जाती है, दूसरी मेरी फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है कि मैं जिस एयरपोर्ट से एंटर कर रहा हूँ किसी कंट्री में या फिर अपने डेस्टिनेशन में, तो मेरे पास फ्लेक्सिबिलिटी ये आ जाती है कि मैं उस कंट्री में या फिर जहां पर भी मैं जा रहा हूँ उसके किसी डिफरेंट एयरपोर्ट से एग्जिट भी कर सकूँ अगर ये ऑप्शन अवेलेबल है। तो एक तो पहला रीजन हो गया सस्ता टिकट मिलता है आप अगर आप वन वे कर रहे हो तो, एंड दूसरा आपको आपकी ट्रैवल आइटनरी में आपको काफी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। तो इसलिए मेरा प्रेफरेंस हमेशा वन वे का रहता है। एंड दूसरा सबसे बड़ा रीजन, मैं जो ट्रैवल फ्लेक्सिबिलिटी की बात कर रहा हूँ कि राउंड ट्रिप में वो ट्रैवल फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती है, बट अगर आप वन वे टिकट लेते हो तो वहां पर आपको ट्रैवल फ्लेक्सिबिलिटी काफी मिल जाती है। मैंने ये एक्सपीरियंस किया था अपने रिसेंट के ट्रिप में जब मैं वियतनाम गया था। जैसा आप देख सकते हो ये है वियतनाम का पॉलिटिकल मैप। मैंने अपनी जो जाने की फ्लाइट टिकट बुक कराई थी दिल्ली से वो थी हानोई के लिए। हानोई एक्सट्रीम नॉर्थ ऑफ वियतनाम में है एंड मेरा जो पूरा ट्रैवल आइटनरी था जो वियतनाम घूमने का, लगभग मैं 2 हफ्ते के लिए था वहां पर, तो जो मेरा पूरा ट्रैवल आइटनरी था वो था नॉर्थ वियतनाम से साउथ वियतनाम का। साउथ वियतनाम में मैंने हो ची मिन सिटी से एग्जिट करा था। यहाँ पर आप देख सकते हो ये हो ची मिन सिटी है वियतनाम में, वहाँ की फाइनेंशियल कैपिटल है ये। तो यहाँ पर मैंने एग्जिट करा था। अगर लेट्स अज्यूम मैंने रिटर्न टिकट भी हानोई से बुक कराया होता तो मेरे को डबल कॉस्ट पड़ता। वो कैसे पड़ता है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एक तो मैं पहले हानोई लैंड करने के बाद पूरा वियतनाम ट्रेवल करते अपने आइटनरी के हिसाब से हो ची मिन पहुंचता एंड देन वापस मैं फ्लाइट पकड़ने के लिए दिल्ली का, जो कि मेरा हानोई से होता। अगर मैंने राउंड ट्रिप की होती हानोई से वापस दिल्ली की तो मैं हो ची मिन सिटी से पूरा वियतनाम दोबारा ट्रेवल करता, हानोई पहुंचता, वहां से फ्लाइट लेता दिल्ली के लिए। तो ये जो ट्रैवल कॉस्ट है हो ची मिन सिटी से हानोई वापस जाने का, एक तो मेरा वो बचा एंड दूसरा मुझे जो टिकट मिला हो ची मिन सिटी से वापस दिल्ली जाने का वो काफी मुझे सस्ता पड़ गया था। तो ये ऑप्शन आप हमेशा एक्सप्लोर करो। इवन इफ वियतनाम नहीं, अगर आप किसी यूरोपियन कंट्री भी जा रहे हो तो आपके पास शेंगेन वीजा है, तो आप अगर फ्रांस लैंड कर रहे हो एंड आपने सोचा कि आप फ्रांस से बेल्जियम देन नीदरलैंड एंड जर्मनी ये सारा एक्सप्लोर करोगे, तो ऐसा तो आप करोगे नहीं कि आप फ्रांस गए, फ्रांस या बेल्जियम गए, बेल्जियम से नीदरलैंड गए, जर्मनी गए, देन आप वापस से बाय रोड या बाय किसी और मीडियम वापस से फ्रांस जा रहे हो एंड देन वहां रिटर्न की फ्लाइट ले रहे हो। अगेन आपका यहाँ ट्रैवलिंग कॉस्ट काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर आप जर्मनी, नीदरलैंड, बेल्जियम होते वापस फ्रांस जाओगे तो वो ट्रैवलिंग कॉस्ट आपको नहीं देना है। एक तो यूरोप का सबसे बड़ा फायदा ये है कि शेंगेन वीजा होने की वजह से आप 28-29 कंट्रीज अप्रोक्स बाय रोड कहीं भी एक्सप्लोर कर सकते हो। सारे कंट्री 2 या 4 घंटे के डिस्टेंस पर ही है। तो आप लेट्स अज्यूम आप फाइनल आपने अपनी आइटनरी बनाई और आप जर्मनी में हो। जर्मनी में आप इतने इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, आप क्या करोगे, सिंपल आप गूगल फ्लाइट्स पे जाओगे, वहां पर आप जर्मनी आप जिस भी लोकेशन पर हो वहां से आप नियरेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दिल्ली की फ्लाइट चेक करोगे। अगर आपको सस्ती फ्लाइट जिस भी एयरपोर्ट से मिले बाय रोड वहां से उस एयरपोर्ट तक ट्रेवल करो एंड देन वहां से आप दिल्ली की रिटर्न की फ्लाइट अपनी बुक कर सकते हो। तो ये 1-2 एग्जांपल आपको मैंने दिखाया कि आपको कभी भी राउंड ट्रिप टिकट नहीं बुक करना, हमेशा आप वन वे टिकट बुक करो एंड जहां भी आपका एग्जिट हो रहा है, आप जहां भी ट्रैवल करो, जहां पर भी आपका लास्ट डे है, तो वहां से आप उसके नियर बाय इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आप हमेशा अपना रिटर्न का टिकट बुक करो। एक और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपको सस्ती टिकट की दरकार है, आप चाहते हो कि आपको सस्ती टिकट मिल जाए एंड आप थोड़े फ्लेक्सिबल भी हो, तो 2 चीज की फ्लेक्सिबिलिटी होती है। पहली फ्लेक्सिबिलिटी ये होती है कि क्या आपकी ट्रैवलिंग डेट फ्लेक्सिबल है। अगर ट्रैवलिंग डेट फ्लेक्सिबल तो जी हाँ, आप डेफिनेटली सस्ती टिकट कंपैरेटिवली पा सकते हो। एंड दूसरा ऑप्शन होता है कि क्या आप ट्रैवल कर सकते हो नियर बाय एयरपोर्ट से। फॉर एग्जाम्पल
एग्जांपल अगर आप न्यू दिल्ली टू लेट्स से हानोई जाना चाहते हो, हानोई इज कैपिटल ऑफ वियतनाम, तो आप ये ऑप्शन चूज कर सकते हो कि आप बाकी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो इंडिया में है वहाँ किस एयरपोर्ट से सबसे ज्यादा सस्ती टिकट मिल रही है। तो आपने कोलकाता का नेताजी सुभाष चंद्र बोस डाल दिया, मुंबई का छत्रपति शिवाजी डाल दिया, एंड देन आपने सेलेक्ट करा चेन्नई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट का ऑप्शन डाल दिया, एंड आपने यहाँ डेट एक चूज कर ली, 19 तारीख को ट्रेवल कर रहे हो। आपने जो ये डेट चूज करी, आपको यहाँ से 1 वीक की टिकट, आपको ये टिकट 6,391 रुपीज में पड़ गई, और ये टिकट मिल रही है आपको दिल्ली से। तो ऐसे करके कई बार क्या होता है कि आपको किसी भी नियरेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भी कई बार सस्ती टिकट मिल जाती है, और अगर आप फ्लेक्सिबल हो तो। एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज मैं आपको यहाँ बता दूं कि लेट्स से आपके पास ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, आप किसी और नियरेस्ट एयरपोर्ट नहीं जाना चाहते हो, बट आपके पास डेट की फ्लेक्सिबिलिटी है, तो फिलहाल ये टिकट जो मुझे दिख रहा है 19 जुलाई का 19 जुलाई का 6,391 रुपीज में टिकट मिल रहा है। बाकी टिकट्स तो यहाँ पर काफी कॉस्टली है, 26,000, 27,000, 1,23,000 की टिकट भी है। ये सारे ऑप्शंस पे नहीं जाना है, सिंस मैं जैसे बोल रहा हूँ कि डेट की फ्लेक्सिबिलिटी है आपके पास, तो आप क्या कर सकते हो, प्राइस ग्राफ में जा सकते हो एंड और भी ऑप्शंस चेक कर सकते हो कि आने वाले वक्त में कब सबसे ज्यादा सस्ती टिकट अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 6,391 का ऑप्शंस दिख रहा है यहाँ पर, एंड यहाँ पर 7,000 की टिकट है। ऐसे करके आप अगर और ऑप्शन जाओगे तो हर मंथ में, जैसे अब सितंबर में मुझे 7,000 की टिकट दिख रही है, तो आने वाले हर मंथ में आपको यहाँ पर सस्ती टिकट्स के ऑप्शन दिख जाएंगे। ये एक तरीका हो गया। अगर आपका डेट फ्लेक्सिबल है तो आप अपने डेट्स को चेंज करके भी सस्ती टिकट पा सकते हो। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप इन एग्रीगेटेड साइट्स पर अलर्ट भी क्रिएट कर सकते हो कि जब भी प्राइस ड्रॉप हो इन साइट्स पे, जब भी लोएस्ट प्राइस टिकट का हो इन साइट्स पर, तो आपके पास ये अलर्ट जनरेट का एक ईमेल आ जाए एंड मैसेज आ जाए। फॉर एग्जांपल आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ लिखा हुआ है प्राइसेस। इसमें कुछ नहीं करना आपको, आप या तो किसी एक पर्टिकुलर डेट पे ढूंढ रहे हो कि आपको उस दिन का सबसे लोएस्ट प्राइस जब हो तब आपको वो ईमेल आया, या फिर आप सिंस अगर आपकी ट्रेवल डेट फ्लेक्सिबल है, आप कभी भी ट्रेवल कर सकते हो, तो आपको एनी डेट वाले ऑप्शन पे जाना है, इसको सेलेक्ट कर लेना है, एंड यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ नीचे नोटिफिकेशन आ गया, यू विल गेट ईमेल्स व्हेन प्राइसेस आर लो फॉर न्यू दिल्ली टू हानोई। तो ऐसे करके आप अपने अलर्ट्स भी रेडी कर सकते हो। तो ये एक दूसरा ऑप्शन है। सिमिलरली जैसे मैंने यहाँ पर ये अलर्ट जनरेट करा, आप स्काई स्कैनर साइट पे भी जाके अपने अलर्ट जनरेट कर सकते हो, एंड कयाक पे भी जाके कर सकते हो। मैंने जो अपनी टिकट बुक करी थी वो मैंने 2.5 महीने एडवांस में बुक कर ली थी, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी सस्ती टिकट मिल गई थी। तो चलिए मैं एक डेमो करके देखता हूँ कि फिलहाल अभी से आज तारीख है, जून एंड है लगभग, तो जून एंड से मैं 2.5 महीने अगर बाद की टिकट देखता हूँ तो मिड सितंबर के अराउंड के वक्त का टाइम आता है। जैसा आप देख सकते हो कि मैं न्यू दिल्ली से हानोई का टिकट देख रहा हूँ एंड 11 सितंबर का टिकट देख रहा हूँ, तो मुझे सबसे सस्ता ऑप्शन जो दिख रहा है यहाँ पर वो 7,066 रुपये का दिख रहा है, एंड बाकी टिकट कहीं ज़्यादा है उसके कंपैरिजन में। एंड अगर मैं हिस्ट्री से कंपेयर करूं तो ये काफ़ी लो है टिकट, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 3,000 रुपीज़ चीपर देन एवरेज रेट। फिलहाल मैं ये ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ एंड आगे और ऑप्शन देखता हूँ। जब ये ऑप्शंस पे आप क्लिक करते हो तो आगे आपको और भी सस्ते ऑप्शंस दिखते हैं। जैसा आप देख सकते हो कि इन ढेर सारे ऑप्शंस में से सबसे सस्ता ऑप्शन आ रहा है एयर पैस के थ्रू, जहाँ पर आपको ये टिकट 6,677 रुपीज़ का मिल गया था। तो सोचो आप लगभग 3,500-4 हज़ार रुपये आपको ये सस्ती टिकट मिल जाती है अगर आप वन वे टिकट लेते हो, एडवांस में टिकट बुक करते हो, या फिर आपकी ट्रेवल डेट में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। आपको एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि आप जितना ज्यादा अपने बैगेज को कम करोगे, नॉन स्टॉप फ्लाइट्स को कम देखोगे, लेओवर के साथ फ्लाइट्स देखोगे, उतना ज्यादा आपको सस्ता टिकट मिलने के चांसेस रहते हैं। एंड दूसरी चीज, कुछ ऐसे साइट्स भी हैं, टिकट बुक करने वाले साइट्स भी हैं, इन साइट्स पर जाकर के आप जब टिकट बुक करते हो तो आपको डिस्काउंट के ऑप्शंस और एडिशनल मिल जाते हैं। यहाँ पर आप जाकर के अपने कार्ड्स पे कितना डिस्काउंट है, आपके पास जो भी कार्ड्स हैं, वीजा, मास्टर कार्ड, जो भी आपने रखा है, किसी भी बैंक का कार्ड रखा है, उस पे कितना एडिशनल डिस्काउंट आपको मिल सकता है, वो भी ऑप्शन चेक कर सकते हो। मैं लैंड कर चुका हूँ नोई बाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। फ्लाइट जब लैंड हुई और मैं एयरपोर्ट के अंदर घुसा, मुश्किल से 50 मीटर वॉक करा होगा, मैंने सीधे अपने इमिग्रेशन वगैरह क्लियर करा है। इमिग्रेशन क्लियर कराने के बाद सीधे मैं आ गया हूँ बेल्ट पर, और मुझे सामने ही एग्जिट भी दिख रहा है। तो मैं ये सारी चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, वो इसलिए बता रहा हूँ कि ये एयरपोर्ट उतना बड़ा है नहीं, काफ़ी छोटा एयरपोर्ट है। हानोई इज़ द कैपिटल ऑफ पॉलिटिकल कैपिटल ऑफ वियतनाम, जो कि एक्सट्रीम नॉर्थ में है वियतनाम के, बट स्टिल एयरपोर्ट ज़्यादा बड़ा है नहीं। ये कुछ वैसा ही है जो अपने कंट्री में, हिंदुस्तान में
टीयर 2 सिटीज़ में जैसे एयरपोर्ट होते हैं वैसा ही यहाँ का हनोई का एयरपोर्ट है। बट एनीवेज चलते हैं आगे और एक्सप्लोर करते हैं आज का पूरा दिन हनोई में। आज पूरा दिन मैं हनोई एक्सप्लोर करने वाला हूँ। यहाँ के जो भी जगह होगी एक्सप्लोर करने लायक वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा ही। एंड बाकी मैंने आपको वीज़ा कैसे इशू कराना है और सस्ती टिकट्स कैसे लेनी है सारी चीज़ें बताई दी हैं। चलिए आप वीडियो में बने रहिए। मैं अपना बैग कलेक्ट करके बेल्ट से निकलूँगा अपने होटल के लिए फर्स्ट, फिर वहाँ से थोड़ा फ्रेश होने के बाद हनोई सिटी एक्सप्लोर करूँगा। एक्सक्यूज़ मी, what are the charges for SIM card? We have many options. It depends on how much data you want to use and how long can you stay in Vietnam. So I'm staying for 2 weeks here. 2 weeks, okay. So how about calling? You want to call or just need internet? Just need internet only. Okay, so I suggest you can take this one. It's unlimited internet with 7 GB high speed today. Package 350 VND. Okay. Are you want smaller one? No, it's okay. I'll let you know. सिम कार्ड का पता लगाने गया था। 15 USD एंड 16 USD का वो सिम कार्ड दे रहे थे। नो, और मैं इसलिए पूछने गया था, मुझे ऑलरेडी पता था बट फिर भी मैं पूछने गया था कि मुझे देखना था कि वाकई में कितने का दे रहे हैं। एंड अभी बाहर जाके लूँगा तो सस्ते में मिल जाएगा। आई थिंक देख चेक करके बताता हूँ कि बाहर सिम कार्ड कितने का मिल जाएगा। या हाय, योर नेम? My name T. ती। Yeah. ओके, सो ये जनाब ती हैं जो मेरे साथ चल रहे हैं। एक ट्रैवल एजेंसी है जिसके थ्रू मैंने अपना पूरा ये ट्रिप 2 हफ्ते का बुक करा है। तो उन्होंने ही भेजा है मिस्टर ती को मुझे पिक करने के लिए एयरपोर्ट से। होटल पे ड्रॉप करेंगे मुझे। यहाँ के मौसम में ना थोड़ी ह्यूमिडिटी सी है, मतलब निकल रहा हूँ तो मुझे कुछ चिपचिपा सा लग रहा है ये पूरा। Water here. या थैंक यू। Okay. So how much distance it is from here? Here hotel. Yeah, 40 minutes. 40 minutes. Okay. You know English? No. You don't know? No food. Yes. Not so good? Yes, I know. Okay. But you are understanding. Yeah. वियतनाम में थोड़ा सा है, इंग्लिश उतनी ज़्यादा नहीं बोली जाती, बट अगर आपको टूटी फूटी इंग्लिश भी आती है तो यहाँ के लोग वो टूटी फूटी इंग्लिश बोलते हैं एंड यू कैन टॉक।